हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईसीजीसी पीओ के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। तो आज हम बजट रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को बताने वाली हूँ एंड अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करने वाली हूँ। सो ये ऑल इन ऑल जो सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन इस साल का देते हो तो बजट प्रिपेयर करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको जो बजट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ जो फैक्ट्स है, फिगर्स है, वो पता होनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ये सेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा। अगर आप चाहते हो कि बजट का क्वेश्चन है और आपको मिस नहीं करना है तो ये सेशन को कंप्लीट देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बजट को कवर किया है। सो ये सेशन आपको देखना होगा। साथ ही साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है और क्या क्या आप लोगों को ईसीजीसी के लिए मैंने जो सेशंस प्रोवाइड किए वो देखना है, वो सारी चीज़ें इन बिटवीन मैं आपको बताने वाली हूँ। सो सेशन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है अगर आप लोगों को बजट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है तो। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 22-23 जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी डैश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 9.2%। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि यूनियन बजट 2022 एंड 23 के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कितना एक्सपेक्ट किया गया है, वो 9.2% किया गया है। इसी का मतलब इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो एस्टिमेट की गई है वो 9.2% है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन द यूनियन बजट 22-23 फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू कवर विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर अंडर द डैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सो इस साल के बजट के अनुसार जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ऐसा प्रपोज किया है कि वो कवर करेगी नॉर्दर्न बॉर्डर की विलेजेस को अंडर विच प्रोग्राम, अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके तहत क्या होगा, नॉर्दर्न बॉर्डर की जो विलेजेस है उन लोगों का डेवलपमेंट होगा। ओके, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस विद स्पेयर्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। ठीक है, सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि नॉर्दर्न बॉर्डर की विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को जो है इस साल के बजट में जो है प्रपोज किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच amount has been allocated for completion of 80 lakh houses in 22-23 under PM आवास योजना स्कीम। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 48,000 करोड़ रुपीस। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितना अमाउंट जो है अलोकेट किया गया है 80 लाख घरों को कंप्लीट करने के लिए अंडर PM आवास योजना स्कीम, तो वो है 48,000 करोड़ रुपीस। सो आप लोगों को हाउसेस भी पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को अमाउंट दी गई कि इतनी अमाउंट जो है वो लगाई गई है अंडर दिस स्कीम, कितने हाउसेस कवर करने के लिए, 80 लाख हाउसेस कवर करने के लिए, वाइस वर्सा चीज़ें पता होनी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो योजना है ना प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम, ये मिशन लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को और इनका टारगेट ये है कि 2025 तक जो है हाउसिंग जो घर है वो अर्बन एरियाज़ के जो घर है उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टू बी डेवलप ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, तो वो है 100। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 100 GCTs आर लाइकली टू बी सेट अप विद इन नेक्स्ट 3 financial years, दैट इज फ्रॉम 22 to 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द financial outlay for the Prime Minister Development Initiative for North East Region Scheme। आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है PM डिवाइन का, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। एनी क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितना अमाउंट जो है डिवाइन स्कीम के लिए इस साल जो है वो इस साल के बजट में जो है वो प्रोवाइड किया गया है, वो है ऑप्शन ए दैट इज 1500 करोड़ रुपीस। इट विल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्पिरिट ऑफ PM गति शक्ति एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए इस स्कीम को लाया गया है एंड इस स्कीम में 1500 करोड़ रुपीस जो है वो अलोकेट किया गया है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को ये एक बार रिकॉल करना चाहती हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने बैंकिंग अवेयरनेस का जो लास्ट 6 मंथ का मैंने एक सेशन प्रोवाइड किया, अगर वो नहीं देखा होगा तो वो सेशन जाकर देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर जान से लेके मैंने
मई मंथ तक के सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस को कवर अप किया है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो बिफोर योर एग्जामिनेशन एक बार ज़रूर गो थ्रू करना है। जिन भी लोगों ने देख लिया है वो रिवीजन करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ई बुक मैंने कोचिफाई के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया है। सो आप लोगों को कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड उसमें ई बुक के सेक्शन में अगर आप जाते हो, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे ई बुक में जाओगे तो आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस का ई बुक वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो आप ई बुक से रिवीजन कर सकते हो जिन लोगों ने सेशन देख लिया है, लेकिन जिन लोगों ने सेशन नहीं देखा है वो लोग इस सेशन को ज़रूर देखिए बिफोर योर एग्जामिनेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स एंड जेमस्टोन बीइंग रिड्यूस्ड टू। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कस्टम ड्यूटी है कट पॉलिश डायमंड्स पे, जेमस्टोन्स पे, वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो वो अभी कितना हो गया है? 5%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नॉट नेसेसरी रिड्यूस होके कितना हुआ ये पूछा जाएगा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पहले कितना था, तो दैट इज 7.5%। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, इसके अलावा जो सॉन और रफ डायमंड्स है उसका जो ड्यूटी है वो कंप्लीटली जो है वो नहीं लगेगा। अब सॉन और रफ डायमंड्स मतलब होता है जो आरी से कटा हुआ होता है और जो रफ डायमंड होता है उस पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और जो रिड्यूस हुआ वो 5% है, पहले जो था वो 7.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 10% टू -% ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनपीएस अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई। आंसर हो जाएगा 14%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टैक्स डिडक्शन लिमिट था 10% था एनपीएस पे, वो अभी बढ़ा दिया गया है, 10 से 14% कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये जो 14% था ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता था, 14% डिडक्शन मिलता था एनपीएस का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलता था, जो कि अब बढ़ा दिया गया है। उन लोगों को भी 14% जो है वो डिडक्शन मिलेगा। दैट मीन्स अभी स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों का 14% जो है एनपीएस का डिडक्शन जो है टैक्स पे जो मिलता है वो 14% रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ है उन लोगों का एनपीएस का टैक्स बेनिफिट 10% ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, 10 to 14%। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट इज अलोकेटेड फॉर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना फॉर 2022 एंड 23। सो इस साल के बजट में जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो वो है 6400 करोड़ रुपीस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है as per the union budget 2022 60 lakh new jobs are to be created under the productivity link incentive scheme। PLI स्कीम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हाउ मेनी सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द स्कीम? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 सेक्टर्स। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस साल के बजट के तहत 60 लाख न्यू जॉब्स को जो है क्रिएट किया जाएगा अंडर PLI स्कीम। सो ये कितने सेक्टर्स को कवर करेगा, मतलब इस स्कीम में कितने सेक्टर्स को कवर किया गया है, तो वो है 14 सेक्टर्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके लिए जो एडिशनल अमाउंट जो लगाई गई है वो 30 लाख करोड़ रुपीस लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द यूनियन बजट 2022 द इमरजेंसी credit line guarantee scheme will be extended till which year? सो ECLGS अगेन इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। सो क्या पूछा गया है कि इसको कितने साल तक एक्सटेंड किया गया है, वो है मार्च 2023। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, सो ECLGC को एक्सटेंड किया गया है 2023 तक, और इसी के साथ क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, द कवर ऑफ द स्कीम विल बी एक्सपांडेड बाय 50,000 करोड़ टू 5 लाख करोड़ रुपीस। सो इसका इस स्कीम में जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दी गई है, 50,000 करोड़ से इसकी जो अमाउंट अभी बढ़ा दी गई है वो है 5 लाख करोड़ रुपीस। और इस एडिशनल अमाउंट से क्या होगा, इस एडिशनल अमाउंट से होगा हॉस्पिटलिटी जो सेक्टर होता है उसमें उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको
ईयरमार्क किया जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अमाउंट कितने से बढ़ी और वो स्कीम कब तक बढ़ी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन यूनियन बजट 22-23 नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 रोपवे प्रोजेक्ट ऑफ 60 किलोमीटर लेंथ, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस साल के बजट में जो है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है अनाउंस किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 रोपवे प्रोजेक्ट, जिसका लेंथ होने वाला है 60 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ होने वाला है, इसके साथ 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और प्रोग्राम का नाम है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन उसको और भी नाम दिया गया है जिसका नाम है पर्वतमाला। मतलब उसी के 2 नाम है, इधर पर्वतमाला और नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत 8 रोपवे प्रोजेक्ट को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 60 किलोमीटर लेंथ का वो जो है वो प्रोजेक्ट होने वाला है। ओके, सो आप लोगों को कितने रोपवे, लेंथ, प्रोजेक्ट का नाम, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्कीम लाई गई है उत्तराखंड में तो इसका किया ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा इसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर को भी कवर अप किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो प्रोग्राम है ये आता है PPP मोड के अंतर्गत। ओके, द नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी टेकन अप इन PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, विद द एम टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिसाइड प्रमोटिंग टूरिज्म। ओके, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, in Union Budget 22-23, the One Class One TV channel program will be expanded to 200 TV channels. Under which scheme is the program operated? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है 22-23 के बजट के दौरान वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम को लाया गया, जिसके तहत जो टीवी चैनल है वो अभी 200 जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो अंडर विच स्कीम इस प्रोग्राम को ऑपरेट किया जाएगा? तो PM ई विद्या, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो पहले जो इसमें प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते थे वो थे 12 प्रोग्राम्स। नाउ एक्सपांड करके 200 टीवी चैनल्स को जो है दिया जाएगा। पहले सिर्फ 12 चैनल वर्क करते थे, अब 200 टीवी चैनल होने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अंडर विच प्रोग्राम? वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम। और ये स्कीम का नाम क्या है? PM ई विद्या। ठीक है, PM ई विद्या को लॉन्च किया गया था 2020 में। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, द प्रोग्राम विल इनेबल स्टेट टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 1 to 12। सो इस प्रोग्राम के तहत जो क्लास 1 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक का जो सप्लीमेंट्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। और ये जो PM ई विद्या, ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है लाया था। ओके, सो इस स्कीम के तहत PM ई विद्या के तहत वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम में 200 चैनल को जो है वो एक्सपांड कर दिए गए। ओके, सो ऑप्शन ई क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनियन बजट 2022 Ken Betwa linking project which will provide irrigation benefits to 9 lakh hectare farmland, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt hydropower, 27 megawatt solar power generation. What is the total estimated cost of this project? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब कि आप लोगों को नॉट नेसेसरी जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। पहले तो आपको बता दूँ ये क्वेश्चन क्या है कि ये केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, जो कि प्रोवाइड करने वाला है इरिगेशन बेनिफिट 9 लाख हेक्टर फार्मलैंड को, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेगा वो 62 लाख पीपल को, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर वो प्रोवाइड करवाएगा, 27 मेगावाट वो सोलर पावर जनरेशन करवाएगा। सो इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए कितना लगाया गया है वो है ऑप्शन बी 44,605 करोड़ रुपीस जो है वो इस केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए जो है अलॉकेट किया गया है। इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कितने हेक्टर फार्म लैंड को जो है बेनिफिट करेगा, इरिगेशन बेनिफिट देगा, वो है 9 लाख। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए आपको पूछा जा सकता है कितने लोगों को बेनिफिट करेगा, दैट इज 62 लाख। हाइड्रो पावर का पूछा गया तो 103 मेगावाट, सोलर पावर जनरेशन के लिए पूछा गया तो 27 मेगावाट। ये सारे क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने होंगे। सो इस केन बेटवा प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उसको जान लेते हैं। सबसे पहला है द प्रोजेक्ट इन ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ बुंदेलखंड स्प्रेड अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट इन पोल बाउंड यूपी एंड नेबरिंग मध्य प्रदेश इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट मोर देन 9 लाख हेक्टर फार्मलैंड। सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो ड्रॉट प्रोन रीजन है बुंदेलखंड
और उसी से अक्रॉस जो 13 डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश की कुछ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उन लोगों को ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये रिवर को क्या करता है, इंटरलिंक कर रहा है, ओके। जिसके तहत क्या है, जिसका एम क्या है, जो सरप्लस वाटर है फ्रॉम केन रिवर इन एमपी टू बेटवा इन यूपी, वो ट्रांसफर करेगा टू इरिगेट द ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। मतलब ये जो सरप्लस वाटर जो है जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया बुंदेलखंड रीजन का, उसको वो इरिगेट करने के लिए वाटर को जो है क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। इसके बाद इसके लिए एमओयू साइन किया गया था यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति का एमपी के चीफ मिनिस्टर के साथ एंड यूपी के चीफ मिनिस्टर के साथ, जिसके तहत केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। और ये पहला प्रोजेक्ट है नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान का, जिसके तहत रिवर्स को इंटरलिंक किया जा रहा है। सो लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि ट्रांसफर कर रहा है पानी को केन रिवर से बेटवा रिवर तक, जो कि दोनों भी ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर की, थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दुधवा डैम एंड अ कैनल लिंकिंग द टू रिवर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखने होंगे। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने के चांसेस हाई है। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बेटवा रिवर है वो फ्लो होती है ओरछा इन मध्य प्रदेश से, ठीक है। और जो केन रिवर है ये वन ऑफ द मेजर रिवर है बुंदेलखंड रीजन की, ठीक है, जो कि फ्लो होती है थ्रू द मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। और दोनों जो रिवर है केन और बेटवा, ठीक है, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। इसके अलावा ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर स्टैटिक में क्वेश्चन पूछा गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन यूनियन बजट 2022 उद्यम ई-श्रम एनसीएस एंड ASEEM पोर्टल टू बी इंटरलिंक टू सपोर्ट डैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो इस साल के बजट में उद्यम, ई-श्रम, NCS मतलब होता है नेशनल करियर सर्विस एंड ASEEM मतलब होता है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। ये पोर्टल्स को जो है इंटरलिंक किया गया, जिसके तहत MSME सेक्टर को जो है सपोर्ट किया जाएगा। सो आप लोगों को यहाँ पे NCS ASEEM पोर्टल का जो फुल फॉर्म है वो ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ई-श्रम पोर्टल है, NCS पोर्टल है, वो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे 2 फुल फॉर्म्स ध्यान में रखना है और इन सारे चारों लोगों को इंटरलिंक किया गया है, जिसके तहत सपोर्ट किया जाएगा MSME को, ओके। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड जो है इम्पॉर्टेंट है। अगेन आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी कम वक्त बचा है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप क्विकली कंप्यूटर की रिवीजन कर लो या फिर क्विकली कंप्यूटर को पूरा का पूरा आप पढ़ाई कर लो, तो आपके लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है। अभी भी वक्त है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप 6 से 7-8 घंटा देते हो तो डेफिनेटली आपका कंप्यूटर का थॉरली पढ़ाई हो जाता है, जो कि आपको 20 में से 18 मार्क्स दिलवाने के लिए काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स लाना, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एकदम टाइम पे अगर आप पढ़ना चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि लेक्चर्स जो है कुछ 45 मिनट्स के है, कुछ 1 आवर के है, कुछ बियॉन्ड द 1 आवर भी है। तो इसलिए आपके पास वक्त है। अगर आप लोगों ने कुछ 10-11 घंटे भी दिया, कंप्यूटर को 1 डे भी डेडिकेट किया 20 मार्क्स लाने के लिए, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं 20 मार्क्स लाना कंप्यूटर में, वो डेफिनेटली डेडिकेट कर भी सकते हैं, ठीक है। सो जो चाहते हैं कि कंप्यूटर में हम अच्छा मार्क्स लाए, तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ आज ही इस कोर्स का फ़ायदा उठाए। प्लीज़ डिले मत कीजिए, डिले करोगे तो नहीं फ़ायदा उठा पाओगे। परचेस कर लोगे लेकिन सारे चैप्टर्स को, ये कोर्स को कंप्लीट नहीं गो थ्रू कर पाओगे और बाद में रिग्रेट रहेगा, काश ये ले लिया रहता तो अच्छे मार्क्स ला लिए रहते। ओके, सो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए आज ही इसका बेनिफिट उठाए। बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में आपका कंप्लीट सिलेबस जो है कंप्यूटर का वो कवर अप करवा रहा है। आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, OS, नेटवर्क, इंटरनेट, OSI, नेटवर्क, नंबर सिस्टम, DBMS, MS ऑफिस, एब्रीविएशन, एक्सटेंशन, शॉर्टकट कीज और जो भी डाउट्स है सारी चीज़ें आपकी सर ने कवर अप करवाई है। अभी जो आज तक जो है आप देख सकते हो MS ऑफिस तक आज जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड हो गए हैं, ठीक है। अभी सिर्फ एब्रीविएशन और फाइल एक्सटेंशन का बचा, जो कि आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स आपका कंप्लीट कोर्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड हो चुका है कल तक। आप अगर आज भी परचेस करते हो तो आप इतना गो थ्रू कर सकते हो, रिमेनिंग वन कल आ जाएगा, वो आप कल भी पढ़ सकते हो। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो 20 में से एटलीस्ट
अबाउ 15 स्कोर करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी इसे परचेस कर लिया है, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया है। जिन लोगों ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया, मैं उन सभी को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसका बेनिफिट लीजिए और अपने इस साल के ECGC के एग्जामिनेशन में कंप्यूटर में 15+ मार्क्स जो है वो गेन कीजिए। ओके, सो ये कोर्स जो है आप लोगों को कोचिफाई के एप्लीकेशन पे जो है प्रोवाइड किया गया है। जल्द से जल्द इसका बेनिफिट उठाइए जिससे आप लोगों के इस साल के एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको कंप्यूटर में मिलेंगे। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यूनियन बजट 22-23 डैश टैक्स चार्ज ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, इस साल के बजट में जो है ये कहा गया है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है उन पे कितना टैक्स जो है चार्ज होगा, तो वो है 30%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम यूनियन बजट ने जो है इंट्रोड्यूस किया है टैक्सेशन ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ठीक है, सो जिसके ऊपर 30% जो है टैक्स जो है वो चार्ज होने वाला है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स, जिसपे 30% टैक्स आपका जो है वो चार्ज होगा। और इसके अलावा अगर ये गिफ्ट, इसको एज अ गिफ्ट तुम किसी को देते हो तो उस पर 1% TDS भी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड देना होगा। तो 1% TDS जो है अगर ट्रांसफ़र करते हैं हम वर्चुअल एसेट्स को, ठीक है, एज अ गिफ्ट फॉर्म में, तो उस पर 1% TDS लगेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन यूनियन बजट 22-23 द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज बीन रिड्यूस्ड टू व्हाट परसेंट फ्रॉम द करंट 18.5% स्लैब। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस साल के बजट में जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो था कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ पे वो रिड्यूस कर दिया गया है। करंट जो था वो 18.5% था, अब वो रिड्यूस करके कितना परसेंट किया है? 15%। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको ध्यान में रखना है, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ पे जो मिनिमम टैक्स रेट था जो 18.5% था वो कम होकर 15% हुआ है। कितने से कितना हुआ, दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, इसके साथ साथ इस साल के बजट में जो है जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ पे सरचार्ज लगता था वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। वो पहले लगता था 12%, अब लगेगा 7% फॉर दोज हुज इनकम इन बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़। ये ध्यान में रखना होगा। ओके, जिनका इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है उन लोगों पे जो सरचार्ज है वो रिड्यूस कर दिया गया है 12 से 7%। ओके, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बजट 22-23 फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन प्रपोजेस डैश करोड़ अलोकेशन for solar module to meet the goal of 280 gigawatt of installed solar power by 2030 for production link incentive scheme। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 19,500 करोड़ रुपीस। सो इस साल के बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन है उन्होंने प्रपोज किया है 19,500 करोड़ रुपीस जो है अलोकेट किए हैं सोलर मॉड्यूल्स के लिए, जिसके तहत 280 गीगावाट जो है वो सोलर पावर को 2030 तक जो है उसका लक्ष्य पूरा किया जाएगा। और ये जो होगा ये होगा अंडर द स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। सो इस स्कीम के तहत जो है सोलर मॉड्यूल्स को जो है 280 गीगावाट के जो सोलर मॉड्यूल्स है उसको इंस्टॉल किया जाएगा 2030 तक, और जिसके लिए जो अमाउंट अलोकेट किए वो 19,500 करोड़ जो है वो अलोकेट किए। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि गोल है वो है 280 गीगावाट का। इसी के साथ वो कब तक उन लोगों को लक्ष्य पूरा करना है? 2030 तक करना है। और ये किस स्कीम के तहत करना है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, to promote Atmanirbharta, what % of capital procurement budget earmark for domestic industry in 22-23? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 68%। सो 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट जो है जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए इस साल के बजट में जो है अलोकेट किया गया है। पिछले साल 58% था, इस साल 68% है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल रिसिप्ट other than borrowing in 22-23 estimated at rupees dash करोड़। आंसर हो जाएगा 22.84 लाख करोड़। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टोटल रिसिप्ट है, रिसीट्स है अदर देन बोरोइंग, मतलब बोरोइंग को छोड़ के, हमने किसी से उधार लिया उसको छोड़ के जो पैसा आया है वो है 22.84 लाख करोड़ रुपीस। ये एस्टिमेट किया गया है इस साल के बजट में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो ये रुपी साइकिल आप देख सकते हो, कितना पैसा
आएगा और कितना पैसा जाएगा, इसमें दिया गया है बोरोइंग 35%, ये कम्स की बात की जा रही है और गोज की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आप लोगों को परसेंटेज के फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये सारे कम्स एंड गोज वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एटलीस्ट जीएसटी का, देन आप लोगों को कॉर्पोरेशन टैक्स का, उसके बाद बोरोइंग्स का, जो इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स का, ये सारे परसेंटेज आपको ध्यान में रखने होंगे। उसी तरह गोज जो पैसा जाता है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पेंशन्स में कितना जाता है, उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितना होता है, डिफेंस में कितना जाता है, सब्सिडीज में कितना जाता है, ये गोज भी आप लोगों को इस साल का बजट का जो है कम्स एंड गोज जो रुपी साइकिल है वो ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो हमारा इस क्वेश्चन में ये क्या पूछा गया था कि बोरोइंग्स के अलावा जो रिसीट्स है वो कितना एस्टिमेट किया गया है, वो 22.84 लाख करोड़ रुपीस एस्टिमेट किया गया, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट इज अलोकेटेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए, वो है ऑप्शन डी 1,32,513.62 करोड़ रुपीस जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए अलोकेट किया है इस साल के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स निर्मला सीतारमण हैज प्रेजेंटेड द बजट इन पार्लियामेंट टिल 2022। सो 2022 तक निर्मला सीतारमण ने संसद में कितनी बार अपना बजट पेश किया है, वो है चौथी बार। इस साल जो था वो चौथी बार था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट बजट पूछा गया कि किसने प्रेजेंट किया था तो वो थे आर.के. शनमुगम शेट्टी, जिन्होंने पहला बजट जो है वो यूनियन बजट जो है उन्होंने प्रेजेंट किया था ऑन 26 नवंबर 1947 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 22-23 फोकसेस हाउ मेनी पिलर्स और एरियाज, आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कितने पिलर्स को, कितने एरियाज को इस साल के बजट में फोकस किया गया है, तो वो है 4, दैट इज पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आप लोगों को इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए 4 पॉइंट्स आपको जो फोकस एरियाज है वो अच्छे से माइंड में रखने होंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए इसी के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप जा रहे हो तो जैन से लेके मई तक के करंट अफेयर को गो थ्रू कीजिए, जो कि मैंने सारे आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं बहुत ही थॉरली। मैंने कंप्लीट न्यूज़ को कवर अप करवाया है, सो वो करंट अफेयर को आपको फॉलो करना है। उसी के साथ साथ एक जनरल अवेयरनेस का टॉप 50 MCQ का सेशन मैंने प्रोवाइड किया, वो भी आप गो थ्रू कीजिए, जिसमें आपका एक कंप्लीट रिविजन होता है। उसके बाद ECGC के ऊपर स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ECGC क्या है उसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें कंप्लीट इसी चीज़ का हिस्ट्री मैंने वो सेशन में कवर अप करवाया है। बहुत ही शॉर्ट सेशन है, 20 मिनट्स का सेशन है, ज़रूर जाकर एग्जाम से पहले देखिए। 20 क्वेश्चन के फॉर्म में आपका ECGC का कंप्लीट स्टैटिक का कवर अप होता है। तो ये सेशन जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, जो आपको कंप्यूटर का कोर्स रिकमेंड कर रही हूँ, जो भी चीज़ें आपको रिकमेंड कर रही हूँ आपके बेनिफिट के लिए कर रही हूँ, तो आपको प्लीज़ वो सारी चीज़ें आपके पास जितना भी वक्त बचा है उसमें ज़रूर आप लोगों को वो सारी चीज़ें रिविजन करनी है, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिस्कल डेफिसिट इन 22-23 हैज बीन एस्टिमेटेड एट डैश ऑफ GDP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी 6.4%। सो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है तो वो है 6.4% ऑफ GDP। जो पिछले साल का था वो था 6.9%। अगेन मैं आपको कहना चाहूँगी नॉट नेसेसरी आपको इसी साल का पूछा जाए, कुछ चीज़ें हमें प्रीवियस भी पूछी जाती है, तो आपको पिछले साल का 6.9% ध्यान में रखना है। इस साल का जो है वो 6.4% है और 25-26 का भी उन्होंने प्रपोज किया है, वो कि 4.5% किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है to encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel to attract an additional differential excise duty of rupees 2 liter from the dash to encourage blending of fuel। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन E 1 अक्टूबर 2022। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि फ्यूल को काफ़ी बार जो है ब्लेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। सो ब्लेंडिंग को एनकरेज करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि जो अनब्लेंडेड फ्यूल रहेगा उसके ऊपर 2 रुपये प्रति लीटर जो है एक्साइज ड्यूटी जो है वो पे करनी होगी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। किसके लिए ये चीज़ किया जा रहा है? टू एनकरेज ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। सो आप लोगों को डेट भी पूछी जा सकती है या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि अनब्लेंडेड फ्यूल पे कितना रुपीस का एक्साइज ड्यूटी पे करना होगा, दैट इज 2 रुपीस प्रति लीटर। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी फार्म प्रोक्योरमेंट वैल्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। आंसर हो जाएगा 2.37 ट्रिलियन रुपीस जो है ऑप्शन ई जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मतलब कृषि खरीद मूल्य के लिए जो फाइनेंशियल 2023 में जो वैल्यू
है वो है 2.37 ट्रिलियन। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बजट रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे वो कवर अप होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है जो अदर देन दिस क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चंस में कवर अप नहीं करवाया, और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं इस हाईलाइट में कवर अप करवाऊंगी। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज विल कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। सो 100% जो है 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम के अंडर में आएगा। गवर्नमेंट कंटिन्यूसली एनकरेजिंग डिजिटल बैंकिंग, टेकिंग फॉरवर्ड 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स विल बी सेट अप इन 75 डिस्ट्रिक्ट। सो क्या किया जा रहा है, डिजिटल बैंकिंग को एनकरेज किया जा रहा है, जिसके तहत 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को जो है सेटअप किया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अलोकेशन ऑफ ₹60,000 करोड़ हैज़ बीन मेड टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड इन 22-23 अंडर हर घर नल से जल स्कीम। सो इस स्कीम के तहत जो है 60,000 करोड़ रुपीज़ को अलोकेट किया जा रहा है, जिसके तहत 3.8 करोड़ हाउस को जो है कवर किया जाएगा। ठीक है, सो ये जो हर घर नल से जल स्कीम जो है वो 2019 में आया था। इस स्कीम को जल शक्ति के दौरान लाया गया था, और इसका जो एम है वो ये है टू प्रोवाइड पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल होम बाय 2024 तक सारे जो रूरल होम्स हैं उन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, सो कितना अमाउंट अलॉकेट किया और जिसके तहत कितने घरों को जो है कवर किया जाएगा ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट है हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड एट ₹10.68 lakh crore in 22-23, about 4.1% of the GDP. So effective capital expenditure जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है 10.68 लाख करोड़ रुपीस इस साल के बजट में, जो कि अबाउट है 4.5% और 4.1% ऑफ द जीडीपी। ओके, नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण अनाउंस अ न्यू टैक्स रूल फॉर टैक्स पेयर वेयर अ टैक्स पेयर कैन फाइल एन अपडेटेड रिटर्न on payment of taxes within a 2 year from the end of the relevant assessment year। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। जो सीतारमण है उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है, न्यू टैक्स रूल उन्होंने लाया है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपडेट कर सकते हैं अपने रिटर्न को विद इन 2 years फ्रॉम द असेसमेंट ईयर। ओके, नेक्स्ट है यूनियन बजट 2022। The government will launch a national tele-mental health program to provide 24/7 free counseling for mental health. So इस साल के बजट में नेशनल टेली-मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है उसको भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 24/7 फ्री काउंसलिंग मेंटल हेल्थ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कवच। सो इस कवच ये जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है जिसके तहत 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को जो है वो लाया जाएगा। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देश टेक ई पोर्टल जो है जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इससे आपको ध्यान में रखना है। सो इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया जा रहा है टू एम्पावर सिटीजन्स टू स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। सो ऑनलाइन ट्रेनिंग से जो है वो स्किल को अपनी बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे मिनिस्ट्री टू बी अलोकेटेड ₹1,40,361.17 करोड़। सो रेलवे मिनिस्ट्री के लिए इतना जो ये अमाउंट है ये अलोकेट किया गया है, दैट इज 1,40,367.13 करोड़। नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी एक्सपांडेड by 25,000 किलोमीटर इन 22-23। सो ऐसा बताया गया इस साल के बजट में कि जो हाईवेज है नेशनल हाईवे नेटवर्क को उसको एक्सपांड किया जाएगा 25,000 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाईवे एक्सपांशन टू कॉस्ट ₹20,000 करोड़ इन 22-23। सो ये जो हाईवे एक्सपांशन होगा इसके लिए जो अमाउंट अलॉकेट किया है वो 20,000 करोड़ रुपीस किया गया है। एंड डिजिटल रुपी टू बी रोल्ड आउट बाय 22-23। तो डिजिटल रुपी जो है जो कि रोल आउट होगा बाय 22-23। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बजट के हाईलाइट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री वाइज अलोकेशन किया गया है, जैसे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में कितना अमाउंट गया है, देन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में कितना गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो ये इंपॉर्टेंट वन है, आप लोगों को सिर्फ अमाउंट जो है वो ध्यान में रखनी है। हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आप लोगों को अगर अमाउंट पूछा गया कि कौन से मिनिस्ट्री में कितना अमाउंट अलोकेट किया गया, तो आपको जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है वो ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो मैंने ये भी चीज़ आपको प्रोवाइड करवा दी है। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बजट रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये सेम वही है कि कौन से मिनिस्ट्री के लिए कितना अमाउंट जो है अलोकेट किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इस साल का बजट में कितना अमाउंट जो है वो इस साल का बजट का है, व्हाट इज द टोटल बजट फॉर दिस ईयर
फाइनेंशियल 22-23 दैट इज 39,44,908 करोड़ रुपीस का इस साल का बजट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हाउ मच फंड आर अलोकेटेड टू द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दैट इज 10,667 करोड़ रुपीस। उसके बाद what is the budget allocated to the commerce and industry that is 14,421 करोड़ रुपीस। ओके, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए 1,04,277 करोड़। उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए जो अलॉकेट किया गया है वो है 15,38,779 करोड़ रुपीस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज 14,300 करोड़ रुपीस। इसके बाद जल जीवन मिशन के लिए किया है 86,189 करोड़ रुपीस। उसके बाद लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के लिए किया गया 16,893 करोड़ रुपीस। उसके बाद एमएसएमई के लिए किया गया 21,422 करोड़ रुपीस। पावर मिनिस्ट्री के लिए किया गया 16,074 करोड़ रुपीस। उसके बाद विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए किया गया 25,172 करोड़ रुपीस एंड लास्ट हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए किया गया 86,200 करोड़ रुपीस। सो जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ अलोकेशन आप लोगों को वो स्लाइड में नहीं बताया था, उसके अलावा जो डिफरेंट थे वो कुछ मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बताए। तो ऑल इन ऑल हमने कंप्लीट बजट को कवर किया जो कि इंपॉर्टेंट वन है। आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होगा क्योंकि बजट में होता क्या है, हमें फैक्ट्स और जो फिगर्स होती है उन लोगों को साथ में ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं तो कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है, सब चीज़ ईजी होती है, ये ध्यान में रखना है। सो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप ईसीजी का एग्जामिनेशन दे रहे हो और आप अगर इस साल का कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो बजट रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोगों का ये कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता है। मैंने आप लोगों को जिस फॉर्म में आप लोगों का सेशन प्रोवाइड किया, आई होप आपको कंप्लीट सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। आने वाले डेज में आप लोगों के लिए ईसीजी के लिए 2-3 सेशंस ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं जो कि आने वाले डेज में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आपको चैनल के साथ कनेक्टेड रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी कोई अपकमिंग न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।